हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टाफिंग एज मैनेजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, हमने पढ़ा है स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। स्टाफिंग इज कंसर्न विद द अपॉइंटमेंट ऑफ सूटेबल एम्प्लॉयज एट वेरियस फंक्शनल पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स स्टाफिंग का मतलब होता है कि हम सूटेबल पर्सन को सूटेबल पोस्ट पर अपॉइंट करें, ठीक है। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ह्यूमंस को ऑर्गेनाइजेशन में एक एसेट की तरह ट्रीट करना चाहिए कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि बाकी एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में ज़रूरी है। सो ह्यूमन रिसोर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेज का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिक्रूटमेंट कर लिया, नो। या फिर आपने सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचना है, ह्यूमन बींग्स के बारे में नहीं, जबकि इसके अंदर इंक्लूड है ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स नॉट ओनली टू द नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स बट टू द नॉलेज, एबिलिटीज, स्किल, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा ऑफ द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। सिर्फ यही नहीं है कि हमने ह्यूमन बींग्स अपॉइंट कर लिया और ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, नो। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ भी करते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, उनके अंदर स्किल्स इम्प्रूव करते हैं, एक रिलेशनशिप बना के रखते हैं किस किस के बीच में, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में, और बहुत सारी ऐसी रिड्रेसल हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको भी सॉर्ट आउट करते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आपकी इनोवेटिव अप्रोच है। पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी, सब कहा जाता था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स स्टाफिंग करना, बट ऐसा नहीं है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है अपने आप में, स्टाफिंग से ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। देखिए बेटा, जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होती रही या आपके ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती रही, उसके साथ साथ नीड बढ़ती रही किसकी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। अब ऐसे कौन से सर्कमस्टांस हुए जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया, वो ये रहे। फर्स्ट है लेबर वेलफेयर ऑफिसर। लेबर वेलफेयर ऑफिसर का क्या मतलब है, ऐसा पर्सन जो किसके फायदे के बारे में सोचे, लेबर के। तो देखिए, जैसे जैसे आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता गया उसके साथ साथ क्या हुआ, एक ट्रेड यूनियन आया। ट्रेड यूनियन का मतलब है जो उसने किसके लिए काम किया, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। किसके फायदे के लिए काम करना स्टार्ट किया, वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जरूरी हो गया कि आप एक ऐसा पर्सन एम्प्लॉय करें जो क्या करे, आपके जो आप वर्कर्स हैं उनकी भलाई के बारे में सोचे। तो उस पर्सन को हमने नाम दिया लेबर वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। इसका रोल क्या था, इसका रोल ये था कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता था लेबर और एम्प्लॉयर की। फिर उसके बाद आया पर्सोनल मैनेजर। पर्सोनल मैनेजर का मतलब क्या है, जैसे जैसे फैक्ट्री सिस्टम आया और फिर उसके बाद एक फैक्ट्री एक्ट आया था आपका 1948 में, तो धीरे धीरे क्या हुआ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो थे वो बहुत बढ़ने लग गए, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ने लग गए ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक ऐसे मैनेजर की नीड हुई या ऐसे ऑफिसर की नीड हुई जो मदद करे किस चीज़ में, रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अगर मान के चलिए कि जो आपका मैनेजर है या फिर आपके जो टॉप लेवल पे पर्सन्स बैठे हुए हैं, अगर वो रिक्रूटमेंट में ही लग जाएंगे तो बाकी जो मेन काम है वो कौन करेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा पर्सन रिक्रूट कर लेते हैं जो हमारी मदद करेगा ताकि हम बाकी एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकें, सिलेक्ट कर सकें और उनकी प्लेसमेंट कर सकें। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये निकले कि हमने एक नई पोस्ट निकाली जिसका नाम क्या रखा, पर्सोनल ऑफिसर, और बाद में उस पर्सोनल ऑफिसर को नाम दे दिया पर्सोनल मैनेजर का। फिर उसके बाद आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप हो गई, तो हमने प्रॉपर ट्रेनिंग देने की सोची, किसको, एम्प्लॉयज़ को, और उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचा। तो जो आपकी एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग थी और जो डेवलपमेंट थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लग गई। क्यों, क्योंकि अब एम्प्लॉयर का सोच ये हो गई कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्लेसमेंट कर दिया, रिक्रूटमेंट कर दिया तो काम खत्म हो जाता है। सोच ये है कि अब हमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है किसको, ह्यूमन रिसोर्स को, ताकि जैसे जैसे हम इंपॉर्टेंस देंगे ह्यूमन रिसोर्स को तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रोथ होगी और फंक्शनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो फिर बताया गया कि इन चीज़ को करने के लिए हमने क्या किया, इंपॉर्टेंस दी किसको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को।
ठीक है। सो इसके परिणाम ये निकले, द पोस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द प्लेस ऑफ पर्सोनल मैनेजर। पर्सोनल मैनेजर का तो सिर्फ क्या काम था कि वो रिक्रूटमेंट में, प्लेसमेंट में मदद करता था, ठीक है। बट जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसका काम क्या था कि वो क्या करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करेगा, एम्प्लॉयर्स की डेवलपमेंट करेगा, एम्प्लॉयर को इम्प्रूव करेगा एम्प्लॉयज़ को, और उनको कंपनसेशन देना, और उनकी कोई रिड्रेसल है, कोई प्रॉब्लम है, उन सबको सुनना, कंप्लेंट्स को टॉप लेवल तक पहुंचाना, ये सारा काम करेगा। इस तरह से जो है हमारा HRM जो है एग्जिस्टेंस में आया। अब कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टाफिंग है वो सेम है, या फिर हम ये क्या सोचते हैं कि जो है ना स्टाफिंग के अंदर ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है। नो बेटा, इट्स नॉट ट्रू। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो अपने आप में एक ब्रॉडर टर्म है एज कम्पेयर टू स्टाफिंग। देखिए, आप स्टाफिंग में क्या करते हैं, आप स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, किसका, एम्प्लॉयज़ का, तो यहाँ तक आपकी स्टाफिंग हो जाती है, ठीक है। बट जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके अंदर आप ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं एंड कंपनसेशन करते हैं किसके, एम्प्लॉयज़ के, ठीक है। यानी कि अगर कुछ हुआ है एम्प्लॉयज़ को तो कंपनसेट करना, उनको प्रमोट करना, डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग देना, ये सारे किस चीज़ में इंक्लूड होते हैं, HRM में। सो जो HRM है वो सिर्फ इतना ही नहीं करता, वो इसके साथ साथ ध्यान रखता है कि एक रिलेशनशिप बना रहे किसका, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। यानी कि काम करने वाले जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं और जो वहाँ पर एम्प्लॉयर है, बॉस है, उनके बीच में मैनेजमेंट है, उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे। और इसके साथ साथ वो सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है किसको, एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनको जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग आए। इसीलिए कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें तो आपकी स्टाफिंग में इंक्लूड नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है कि जो स्टाफिंग है वो HRM का एक पार्ट है, ना कि HRM स्टाफिंग का पार्ट है। HRM अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है और जो स्टाफिंग है वो इसका सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं कि HRM क्या क्या करता है। देखिए, HRM का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि वो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को तो अंजाम देता ही देता है, साथ साथ में जो ये दो काम है ये आप स्टाफिंग में भी करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अपॉइंट अ सूटेबल एम्प्लॉय एट वेरी फंक्शनल पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये आप स्टाफिंग में भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं, प्रमोशन भी करते हैं, यहाँ तक आप स्टाफिंग में करते हैं कि हाँ चलो स्टाफिंग की है तो आपने पर्सन को ट्रेन भी करना है, ये सारी चीज़ें। बट जो HRM है, ये बाकी के सारे ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये सब भी HRM में इंक्लूड है। जैसे टू डेवलप अ स्पेसिफिक सिस्टम टू पे एप्रोप्रिएट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन करना है किसको, एम्प्लॉयज़ को, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, वर्किंग कंडीशन देनी है, कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयज़ और मैनेजर के बीच में, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, अगर है किसके एम्प्लॉयज़ की हेल्प करने हैं एम्प्लॉयज़ को इन लॉ सूट्स को, ये आपको लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुई है या कुछ भी, तो उसके रिगार्डिंग टू एंश्योर द ऑप्टिमम यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। इसके साथ साथ वो बताता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारे लिए सिर्फ एक कस्टमर नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि आज एम्प्लॉयज़ और कल नहीं है, वो हमारे लिए एक फिक्स एसेट है, वो हमारी एक एसेट है जो हमारी मदद करती है ताकि हम बाकी फंक्शंस भी अच्छे से कर सकें। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग की। देखिए बेटा, आपके जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं उन सब के प्रोसेस हैं, जैसे कि आपके प्लानिंग प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, स्टाफिंग प्रोसेस है, कंट्रोलिंग प्रोसेस है, इस तरह से सारे आपके जितने फंक्शंस हैं उनके क्या है, प्रोसेस हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टाफिंग के प्रोसेस की। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग होती है। मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या है कि आप देखते हैं कि कितने लोग आपको चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर आप उनको क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है पूल ऑफ कैंडिडेट, आप इनवाइट करते हैं कैंडिडेट को कि आइए और अपना रिज्यूम वगैरह दीजिए, ठीक है। फिर बात होती है सिलेक्शन की, कि जो कैंडिडेट आते हैं उनको आप सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन और देयर स्किल्स, एक्सपीरियंस और योर नीड, ठीक है। फिर बात हो जाती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की। प्लेसमेंट करते हैं उनका, ओरिएंटेशन करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है उनको जो आपकी उनकी जॉब की सिचुएशन है उससे उनको आइडेंटिफाई करवाया जाता है, उनको परिचित करवाया जाता है कि आपको ये काम इस तरीके से
करना है। फिर उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दी जाती है कि आपको ट्रेन किया जाता है कि आपको किस तरह से काम करना है। जैसे कोई नया वर्कर है या नया एम्प्लॉय है, उसको रिक्रूट किया गया है तो उसको कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। आपने सुना भी होगा कि मेरी 15 डेज़ की ट्रेनिंग है या 20 डेज़ की ट्रेनिंग है, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है, तो इस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आता है रेम्यूनरेशन की, उनको सैलरी कितनी पे करनी है। फिर बात होती है उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल की परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब कि जैसा वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रेज करना, अच्छा काम कर रहे हैं तो बोनस वगैरह। फिर है प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको प्रमोट करते हैं, उसकी आगे बढ़ा देते हैं पोस्ट। और ट्रांसफ़र भी होता है कि अगर मान के चलिए यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा नीड है तो हम वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर रिटेंशन करते हैं, रिटेंशन मतलब वो रिटेन रहता है कौन, आपका जो एम्प्लॉय काम कर रहा है। फिर सेपरेशन मीन्स आप ये लगा सकते हैं कि रिटायरमेंट जो होती है, ठीक है, देखिए डेथ भी होती है बट लेकिन डेथ जो है वो हम कह नहीं सकते कि वो ये सारी प्रोसेस को कंप्लीट करता है। बट जो आपकी रिटायरमेंट होती है उसमें आप सेपरेट होते हैं किससे, कंपनी से, कि आपकी जो टाइम ड्यूटी थी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब जो हमने ये शॉर्ट में पढ़ा है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है मैन पावर प्लानिंग की। तो मैन पावर प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका मेन टारगेट होता है कि आप अपना प्रॉफिट अर्न करें, मैक्सिमम प्रॉफिट करें। तो इसके लिए वो चाहता है कि उसके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो फिर उन रिसोर्सेज जो अवेलेबल है या फिर जो उनके पास मान के चलते हैं कि कोई रॉ मटेरियल है, तो उनको काम करने के लिए किसकी नीड होती है, ह्यूमन बींग्स की नीड होती है। तो ह्यूमन बींग्स की नीड होने का मतलब ये है कि आप मैन पावर प्लानिंग करते हैं कि आपको कितने वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ अपने फर्म में चाहिए। तो अंडर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग फॉर एवरी फंक्शनल पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन अ सुटेबल एम्प्लॉय हैज़ टू बी अपॉइंटेड, ठीक है, एक सुटेबल पर्सन आप अपॉइंट करते हैं। अंडर मैन पावर प्लानिंग डिटेल प्लानिंग अबाउट द एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड टू मैन वेरियस फंक्शनल पोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मेड, कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए और उनकी कौन कौन सी पोस्ट पे चाहिए। तो इसके अंदर हम प्लान करते हैं कि हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ एंड व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए और किस तरह से एम्प्लॉयज़ चाहिए, ये बात हम करते हैं किसमें, मैन पावर प्लानिंग में, ठीक है। अंडर मैन पावर प्लानिंग हम चेक करते हैं किससे रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, डिसीजन अबाउट एबिलिटी, स्किल एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड इन द एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो मेड, कि हमें किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए, कि उनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, उनकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, स्किल क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है बात रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बेटा पूल ऑफ कैंडिडेट। पूल ऑफ कैंडिडेट मीन्स कि आपको सर्च करना है एक सूटेबल कैंडिडेट, और सूटेबल कैंडिडेट सर्च करने के लिए आपको पहले कैंडिडेट्स तो चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट्स आती है बहुत सारी, और क्या बोलते हैं बोर्ड पे वगैरह लिखा होता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कि हमें एक एम्प्लॉई चाहिए, और न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह आती हैं। तो ये सब किस चीज़ के तरीके हैं, रिक्रूटमेंट के तरीके हैं। सो रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द process of searching suitable prospective employees for the organization and then to motivate them to apply for seeking a job in the organization। पहले आप एक पर्सन ढूंढते हैं और उसके बाद उसको इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई करे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसके लिए मैंने अभी बताया आपको कि आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकालते हैं। वैसे तो रिक्रूटमेंट के भी दो तरीके होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कि आप अपनी कोई पोस्ट चाहिए तो आपने किसी का प्रमोशन कर दिया और अब आपको वो पोस्ट पे पर्सन मिल गया, बट जिसका प्रमोशन किया उसके नीचे वाली पोस्ट तो खाली हो गई, इसलिए हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज का भी यूज़ करते हैं, दोनों का ही यूज़ करते हैं। वो फॉर्म पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो आपको अप्रोप्रिएट कैंडिडेट लगता है कि इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ अकॉर्डिंग टू पोस्ट है, तो आप उसका क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम अमंगस्ट ऑल द एप्लीकेंट्स इज नोन एज सिलेक्शन। जितना भी आप चूज़ करते हैं सूटेबल कैंडिडेट्स को, जो अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन करना। अंडर दिस प्रोसेस एप्लीकेशन ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स आर इवेल्युएटेड एंड कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ देयर एबिलिटीज इज मेड। अब जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनकी एबिलिटी को चेक किया जाता है, उनकी देखी जाती है स्किल्स को, और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि हमें किसको सिलेक्ट करना है।
So in order to select suitable candidate from amongst the applicants, various technique आर यूज, बहुत सारी टेक्निक यूज़ होती है, जैसे रिटर्न टेस्ट लिया जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है, फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू भी लिए जाते हैं। उसके बाद बात आती है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन की। देखिए बेटा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो अब उसकी प्लेसमेंट हो जाती है किस पे, जो जॉब के लिए उसने अप्लाई किया उसके लिए, ठीक है। फिर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, उसको इंट्रोड्यूस करवाना उसकी जॉब से। सो द नेक्स्ट स्टेप इन the process of staffing is placement and orientation. Under placement, a suitable employee is permanently appointed on every functional post in the organization. जिस पोस्ट पे उसको अपॉइंट किया गया उस पर उसका प्लेसमेंट कर दी जाती है। आफ्टर दिस अपॉइंटमेंट it is responsibility of that employee to perform all the function under the responsibility of that post, कि भाई इस पोस्ट के अंदर ये काम आता है और आपको ये सारे काम करने होंगे। अब प्लेसमेंट के साथ साथ आपका ओरिएंटेशन भी चलता है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, अंडर दिस प्रोसेस न्यू एम्प्लॉयज आर मेड अवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किससे, ऑर्गेनाइजेशन से, उसकी पोस्ट से, उसके फंक्शन से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से। उसको रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाते हैं, पॉलिसीज बताई जाती है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। सो ऑल दिस हेल्प इन इंडक्टिंग न्यू एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएटिंग अ कॉग्नियल वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर देम। तो कॉग्नियल वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ देम का मतलब है कि भाई उसको इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि वो अपने उस एनवायरनमेंट में अच्छे से काम कर सके, ठीक है। देन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए बच्चा, प्लेसमेंट हो चुकी है, ओरिएंटेशन भी हो चुका है कि आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया आपके फॉर्म से कि आपको क्या क्या काम करना है, कैसे करना है। अब आप करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि मान के चलिए आप अब नए नए हैं तो आपको पता नहीं है कि आपको किस तरह से काम करना है, तो आपको थोड़े दिन क्या दी जाती है, ट्रेनिंग। सो द प्रोसेस अडॉप्टेड टू अडेप्ट द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉय इन अकॉर्डिंग्स विद द नीड ऑफ हिज फंक्शनल पोस्ट इज नोन एज ट्रेनिंग। तो जो भी स्किल उसको सिखाई जाती है, नॉलेज दी जाती है, एबिलिटीज उसको सिखाई जाती है, उस सबको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ट्रेनिंग। मान के चलिए आपकी स्टोर मैनेजर की पोस्ट जो है आपने उस पर अप्लाई किया और आपको मिल गई। अब स्टोर मैनेजर का क्या क्या काम है ये आपको बता दिया गया, बट डेमो तो दिखाना पड़ेगा ना आपको कि स्टोर मैनेजर ये काम करता है, इस तरह से एंट्रीज करता है, इस तरह से सेल्स की ध्यान रखता है, इस तरह से देखता है कि कितना माल आया है, कितना गया है, कितनी स्टॉक आपने सेल किया है, कौन सी अनसोल्ड आपकी स्टॉक पड़ी है। तो ये सारे काम आपने बता दिए कि किसके काम है, स्टोर मैनेजर के काम है। और 2-4 दिन आपने, या फिर आप मान सकते हैं कि महीने तक आपने उसको दिखाया कि ये ऐसा सारी चीज़ें आपको करनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेंड करना, क्योंकि आप उसके अंदर नॉलेज डाल रहे हैं, स्किल्स डाल रहे हैं और एबिलिटी डाल रहे हैं, किसको करने की, अपने काम को करने की। फिर व्हेनेवर एन एम्प्लॉय इज प्लेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक फंक्शनल पोस्ट, requisite training is imparted for him after that. Under this process, the employee acquired knowledge, skill and expertise required for working efficiently on his functional post, कि वो अच्छे से काम कर सके। ऐसे ही ट्रेनिंग की तरह ही जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसको एक नीड होती है कि उसको इम्प्रूवमेंट होती रहे, धीरे 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 उसकी इम्प्रूवमेंट होती रहे, डेवलपमेंट होता रहे और नॉलेज बढ़ती रहे और स्किल बढ़ती रहे और उसकी एक्सपर्ट होता रहे ताकि उसको एक्सपीरियंस मिलता रहे। तो ये सब किसके थ्रू किया जाता है, अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में देखिए ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, जो पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको स्किल्स प्रोवाइड कर दी जाती है या फिर आपको सिखाई जाती है, नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। बट डेवलपमेंट में क्या होता है, जब आप उस पोस्ट पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना तो धीरे 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 आप में जो इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है, जो आपकी नॉलेज एनहेंस होती है, स्किल इम्प्रूव होती है, उस सबको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डेवलपमेंट होना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का। सो अंडर दिस प्रोसेस एम्प्लॉयज़ आर गिवन अपॉर्चुनिटीज to improve their strength or improve and develop their personal knowledge and skill in accordance with the circumstance and needs। देखिए जैसे जैसे सिचुएशन आएगी उस तरीके से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, नई नई स्किल्स डेवलप होगी। अब देखिए रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी पे करना, ठीक है। तो हर कोई अपनी सैलरी के लिए ही काम कर रहा है, मोस्ट पहले जब स्टार्टिंग में आता है तो सैलरी के लिए काम करता है, उसके बाद लॉयल्टी आती है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अब बताया जा रहा है कि जब आप रिक्रूट करते हैं पर्सन को या जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं पर्सन को, अपॉइंटमेंट हो चुकी है, तो आप उसको क्या पे करते हैं, सैलरी। सो एवरी एम्प्लॉय इज पेड रेम्यूनरेशन फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन
और जो रेम्यूनरेशन होता है उसके अंदर आपकी सैलरी भी इंक्लूड होती है, वेजेस भी इंक्लूड होती है, अलाउंस भी होती है, बोनस भी होती है एंड फ्री फैसिलिटीज़ भी होती है। आपने सुना होता है ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो अपने एम्प्लॉयज़ को हाउस देते हैं रहने के लिए, या फिर मान के चलते हैं कार देते हैं यूज़ करने के लिए, उनके बच्चों का खर्चा उठाते हैं। तो सारी चीज़ें किसमें इंक्लूड हो जाती हैं, आपकी फैसिलिटीज़ में, ठीक है। एम्प्लॉयज़ में भी पेड रेम्यूनरेशन एज पर टाइम बेस्ड सिस्टम और एफिशिएंसी बेस्ड सिस्टम, और एज सिस्टम डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दिस सिस्टम। तो हो सकता है कोई टाइम बेस पे सैलरी देता हो, कोई एफिशिएंसी कितना अच्छा काम करोगे इस बेस पे देता हो, या दोनों को मिक्स करके भी देता हो। ये तो किस पे डिपेंड करता है, एम्प्लॉयर पे। सो अंडर टाइम बेस पे क्या होगा कि आपने जितने घंटे काम किया उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। एफिशिएंसी में क्या होगा कि आपको सैलरी किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, जितना आपका आउटपुट होगा, जितना अच्छा आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको सैलरी इम्प्रूव की जाएगी, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आप दोनों चीज़ें देखेंगे, आप ये भी देखेंगे कि टाइम कितना लगा रहा है और आप ये भी देखेंगे कि काम कितने एफिशिएंटली कर रहा है। तो एनी एम्प्लॉय मस्ट बी पेड रेम्यूनरेशन इन अकॉर्डेंस विद हिज कंट्रीब्यूशन इन द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जितना हार्डवर्क वो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उसको सैलरी देनी चाहिए, ठीक है, ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो किस किस के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। देन है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है कि भाई मान के चलो काम बहुत कोई अच्छा कर रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, प्रेज करेंगे। प्रेज करने का मतलब क्या है, आप उसको प्रमोट करना, बोनस देना, ये सारी चीज़ें, ताकि आप उसको धीरे धीरे क्या करें, एनकरेज करें। सो आफ्टर एन एम्प्लॉय हैज़ वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ डेफिनेट पीरियड इट इज़ एसेंशियल टू इवैल्यूएट हिज परफॉर्मेंस। उसकी क्या करनी है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने की, कैसे काम करता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या देखते हैं, हम परफॉर्मेंस देखते हैं एम्प्लॉय की और उसको क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, किसके साथ, कंपेयर करके, किस दूसरे जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किए हैं उसके साथ। मानकर चलिए हमने सोचा था कि कोई एम्प्लॉय इतना अच्छा काम करेगा और वो उससे ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो हम क्या करें, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं और इवैल्यूएट करने के साथ कंपेयर करते हैं कि क्या उसने उससे अच्छा काम किया है या नहीं। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो हम उसको एनकरेज करते हैं कि आप और अच्छा काम करें। बट अगर परफॉर्मेंस मान के चल रहे पुअर है, जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, तो आप क्या करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद है बट इफ स्टिल देयर इज नो इम्प्रूवमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन में बी टेकन अगेंस्ट द एम्प्लॉय। पर कोशिश करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव की जाए, बट अगर नहीं होती तो क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं। ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है वो कौन करता है, जो उसका सुपीरियर होता है। मान के चलिए हमारा सुपीरियर है, मैं एक सबॉर्डिनेट हूँ, मेरे ऊपर कोई सुपीरियर है जो मुझे वॉच करता है, मुझे देखता है कि मैं कैसे काम करती हूँ, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा। देन है प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर कोई काम बहुत अच्छा करता है तो आप उसका प्रमोट कर देते हैं। ट्रांसफ़र क्या होता है, अगर कोई पोस्ट खाली है और वहाँ पर कोई पर्सन आपको मिल नहीं रहा है सूटेबल, तो आप क्या करते हैं, कैंडिडेट का आपकी दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र आर टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। सो इसमें क्या किया जाता है, प्रमोशन में एम्प्लॉय को एक आप आगे की पोस्ट दे देते हैं, सीनियर पोस्ट दे देते हैं, प्रीवियस पोस्ट को इम्प्रूव करके, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग दे देते हैं, उसकी सीनियरिटी देखकर, क्वालिफिकेशन देख के, स्किल देख के, एफिशिएंसी देख के और एक्सपीरियंस देख के। इसके अलावा अगर मान के चल रहे हैं कि आपकी किसी और ब्रांच में आप एम्प्लॉयज़ अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करते हैं, अपनी ब्रांच में से वहाँ पे एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ आर रेगुलरली ट्रांसफर्ड टू, अंडर दिस प्रोसेस employees are shifted to a functional post similar to their existing post। सेम पोस्ट रहती है आपकी, बस आपकी क्या हो जाती है, डिफरेंट ब्रांच में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ट्रांसफ़र में भी in different branches or department of the same organization, or it may also be made from one organization to another organization। फिर बात होती है रिटेंशन की। तो रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप मान के चल रहे हैं कि आप सिलेक्शन करते हैं एम्प्लॉयज़ का, तो वो क्या होता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है सिलेक्ट करना, ठीक है, और उस प्रोसेस में खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो आपके मान के चले एम्प्लॉयज़ है वो रिटेन रहे आपके साथ, उनके लॉन्ग पीरियड तक रिलेशनशिप रहे, ठीक है। सो द प्रोसेस adapted for this purpose is known as retention। retention means
Such efforts are made which help to retain the employees in the organization for a long period of time. कि आप चाहते हैं कि जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो आपको छोड़ के ना जाएं, लेबर टर्नओवर ना हो, इसके लिए आप क्या करते हैं, उनको रिटेन करके रखते हैं. कैसे रख सकते हैं? बोनस दे के, टाइम टू टाइम फ्री फैसिलिटीज़ देकर, उनको ये फील करवा के कि ऑर्गेनाइजेशन में आपका बहुत बड़ा रोल है. और टाइम टू टाइम आप उनको स्पेशल अलाउंस भी दे सकते हैं और पेड भी कर सकते हैं, ताकि उनका जो मोराल है वो बूस्ट होता रहे. फिर लास्ट पॉइंट आता है आपके प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में सेपरेशन. सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अलग होना. ठीक है, तो देखिए अलग कैसे होंगे? अलग होने का मतलब होता है जैसे रिटायरमेंट. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं. किससे? ऑर्गेनाइजेशन से. सो द प्रोसेस वेयर बाय एम्प्लॉयज लीव द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सेपरेशन. देयर आर सेवरल सच फैक्टर्स ड्यू टू विच एम्प्लॉयज लीव द ऑर्गेनाइजेशन. हो सकता है बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसमें आप अलग हो जाते हैं. किससे? ऑर्गेनाइजेशन से. सबसे पहला जो मेन होता है वो होता है आपका रिटायरमेंट, कि आप रिटायरमेंट हो गई है, स्पेसिफिक एज आ गई और आप रिटायर हो चुके हैं. होता है फिर रेजिग्नेशन. रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? कि एम्प्लॉय खुद छोड़ के चला गया. फिर होता है टर्मिनेशन. टर्मिनेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो टर्मिनेट कर देते हैं. कौन कर देता है उनको टर्मिनेट? मैनेजर या फिर ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फिर आता है रिट्रेंचमेंट. रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है कि मान के चल रहे हैं कि कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आप जानते हैं अब कोरोना वायरस की वजह से सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो कुछ हद तक अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको टर्मिनेट कर देते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रिट्रेंचमेंट. ओके, सो इस तरह से सारे पॉइंट हैं आपके किस चीज़ के? प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के. आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो और आपको मदद मिले इसको अपना लेसन समझने में. थैंक यू स्टूडेंट्स.